We are almost on the verge of end of यूनिट 2 एंड इसके साथ हमारे दो टॉपिक्स जो बचे हैं वो हैं कॉन्वेक्स सेट और एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस प्रोजेक्शन ग्राम स्कीमेड। ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं तो इसलिए साथ में किया जाएगा, पर पहले कॉन्वेक्स सेट है क्या। अ सेट इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ एनी टू पॉइंट्स बिलोंग टू सेट एस। The line segment joining these two points must lie inside the set। ठीक है, इसको अगर एक शेप की तरह विजुअलाइज किया जाए तो दिस इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, बट दिस इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स सेट बिकॉज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और एक पॉइंट यहाँ पे लूँ। इसको मैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू जोड़ने की अगर कोशिश करता हूँ तो ये लाइन सेगमेंट इस सेट के बाहर जा रहा है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। तो कॉन्वेक्स सेट का सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि जो दो पॉइंट्स हम इस सेट के अंदर ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट जो उसको जॉइन करे उसका हर एक पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट उस सेट के अंदर लाई करे, तो वो कॉन्वेक्स सेट है। इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन जो है वो है लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई बिलोंग टू एस, जहाँ पे लैम्डा एक्स और वाई ये दोनों दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, ये दो पॉइंट्स नहीं हैं, ये दो हाँ पॉइंट्स ही हुए ना, दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। एंड इसमें एक सिंपल सा कंडीशन होता है कि लैम्डा इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में लाई करेगा लैम्डा। 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया है 2023 का, वो है ये c इक्वल टू x2 सच दैट 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7। यहाँ पे हमें एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है, चेक करना है कि वो पॉइंट लाई करता है कि नहीं, वो कॉन्वेक्स सेट, ये सेट कॉन्वेक्स है कि नहीं, बस सिंपल। दो पॉइंट्स मान लेते हैं, एक a1 a2 बिलोंग टू s और b1 b2 बिलोंग टू s। ओके, तो ये दोनों बिलोंग टू s हैं, दोनों s में बिलोंग करते हैं, हमने ऐसा माना है। तो इसका मतलब है कि 2a1 प्लस 3a2 इक्वल टू 7 होगा और 2b1 प्लस 3b2 इक्वल टू 7 होगा। ओके, जब हम इसको एक लाइन सेगमेंट के थ्रू जोड़ने की बात करते हैं तो उसकी कंडीशन ये आती है, ये जो हमने लिखा था ना, ये उसके एक पॉइंट्स थे। अब उनको जब हम बाइफरकेट करते हैं तो a1 b1 को कोरेस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज अगर ये a1 और a2 है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हुए, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हुए, तो बोथ एब्सिसास टुगेदर, बोथ ऑर्डिनेट्स टुगेदर। ओके, ये लाइन सेगमेंट पे कोई भी एक जनरल पॉइंट में मान रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को एक कोऑर्डिनेट मानते हुए कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, इस इक्वेशन में हम डालेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा 2z1 प्लस 3z2 इक्वल टू 7। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको इक्वल टू 7 रखते हैं, इसको LHS से स्टार्ट करेंगे और इक्वल टू RHS पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। z1 की वैल्यू, z2 की ये वैल्यू, ठीक है। 2 इंटू दिस एंड 3 इंटू दिस, z1 z2 वैल्यूज़। इसको जब हम ओपन करेंगे तो बेसिकली इसको इस तरह से ओपन ना करके करेंगे ये कि लैम्डा की जो वैल्यूज़ है ये थोड़ा गलत है, इस पे नहीं जाएंगे। लैम्डा की वैल्यूज़ जो हैं, जो लैम्डा से कोरेस्पॉन्ड कर रही हैं उनको एक साथ, और 1 माइनस लैम्डा को जो कोरेस्पॉन्ड कर रही हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। इससे क्या होगा, 2a1 प्लस 3a2 और 2b1 प्लस 3b2 एक साथ आ जाएंगे, जो कि हमने माना था कि इक्वल टू 7 है। मतलब अगर सेट में लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू 7 होंगे, वो तो इसी ने बता दिया, हमें तो बस इसको कॉन्वेक्स प्रूव करना था। तो जब हम इस कंडीशन इसको डालते हैं, लैम्डा 7 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 7, तो 7 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा कट गया, इसमें प्लस 7 बचा इक्वल टू 7। कंडीशन सेटिस्फाइड, हैंस गिवन S इज अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, अब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। XY एक पॉइंट दिया हुआ है सच दैट XY दो वेरिएबल्स हैं, X और Y, सच दैट x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9
एंड इसमें और कंडीशन दी है कि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें भी वैसे ही a और b दो पॉइंट्स ले लेंगे, a1 a2 b1 b2। ओके, तो a1 a2 को भी हम वैसे ही मान लेंगे। ओके, तो ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 होगा बाय कंडीशन जो कि गिवन है। अब वैसे ही दो पॉइंट्स मान लेते हैं ऑन द लाइन सेगमेंट, एब्सिसास वाला पार्ट एक साथ, ऑर्डिनेट्स वाला पार्ट एक साथ, लैम्डा a1 प्लस 1 माइनस लैम्डा b1, लैम्डा a2 प्लस 1 माइनस लैम्डा b2। अब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू इस वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इस वाले पार्ट का स्क्वायर। सिंपल, यहाँ से LHS हमने स्टार्ट किया। ओके, तो अब लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, मतलब इसको जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा प्लस इसका ये आएगा। सिंपल, इसमें फिर लैम्डा स्क्वायर वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। लैम्डा स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये दोनों एक साथ आ गए। फिर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर b1 स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर b2 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये कॉमन आ गया। 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा a1 b1 प्लस a2 b2, a1 b1 प्लस a2 b2, और ये कॉमन आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल टू 9 हम अज्यूम कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 9। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बिकॉज दिस इज लेस देन इक्वल टू ना। तो ये 9 लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 9 हो गया। अब इसको हमें बाइफरकेट करना है समहाउ। ठीक है, इसको लेंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए a1 माइनस a2 का जो होल स्क्वायर है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बिकॉज हमें गिवन थी ये कंडीशन कि इसमें जो भी हम x और y की वैल्यूज़ लेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, तो यानी a1 और a2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो उसी से ये कंडीशन आती है कि इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, b1 माइनस b2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b1 b2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुए। इस कंडीशन को हमने कुछ इस तरह से रखा, दोनों को ऐड किया, उससे हमें मिला कि a1 a2 प्लस b1 b2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो, लेस देन इक्वल टू 9 है। 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2। ओके, 9 मतलब ये वाला जो पार्ट था ये 9 हो इक्वल टू 9 ले लिया हमने, इस वाले पार्ट को भी इक्वल टू 9 ले लिया बिकॉज यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है ना। तो इस वाले पार्ट को फिर जो माइनस वाला पार्ट है उसको RHS में भेजा, उससे ये कंडीशन हमारे पास सामने आई। ओके, अब इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9 उसको पुट कर देते हैं, तो उससे हमें मिलेगा ये, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, जो कि होगा लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। लैम्डा से लैम्डा कटेगा, बचेगा 1, 9 इंटू 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 9 इक्वल टू RHS, और यहाँ पे भी ये प्रूव हुआ। S इज़ अ कॉन्वेक्स सेट हमारा प्रूवन है। ओके, इसके साथ कॉन्वेक्स सेट तो ख़त्म होता है। अब आते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को जानने के लिए, लेकिन उसके पहले जानेंगे प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन बेसिकली होता है, ये एक 3D का टर्म है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरे वेक्टर का कितना पार्ट उसके ओवरलैप हो रहा है। ये कोई बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो बी का कितना पार्ट ए पर ओवरलैप्ड है ये जानने के लिए हम निकालते हैं प्रोजेक्शन। हमारे वेक्टर स्पेस में प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला ये है, अगर मुझे y का प्रोजेक्शन निकालना है ओवर u, y का प्रोजेक्शन ओवर u,
वाई डॉट यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू। अगर हम इसको जो हमने नॉर्मल वेक्टर्स में पढ़ा है फॉर्मूला उससे करें कंपेयर, तो वाई डॉट यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू होता था, ये भी ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ यू के इक्वल होता है, बट नॉर्म एंड मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो निकाला जाता है, कोई भी वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला जाता था, वो उसका मैग्नीट्यूड आता था। बट अगर कोई दूसरा वेक्टर है और वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो नॉर्म होगी। हमें अभी बेसिक लेवल पे पढ़ना है, इसलिए नॉर्म और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस कुछ खास होगा नहीं, बट डिफरेंस होता है। ये इसका लेंथ निकालेंगे ना, वो नॉर्म होता है, वो इसकी नॉर्म आएगी, और इसके केस में नॉर्म इक्वल टू मैग्नीट्यूड होगा। हम ज़्यादातर वेक्टर्स ज़ीरो ओरिजिन से ही लेते ही हैं, हमारे केस में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इसलिए। तो देखा जाए तो इसका स्क्वायर करके यू से मल्टीप्लाई कर देना इज़ ऑलमोस्ट बराबर बात है। यू डॉट यू भी तो यू का मैग्नीट्यूड देगा, इसलिए। तो अब इसके बाद ग्राम-स्किमिड ऑर्थोगोनलाइजेशन। जब कोई भी गिवन सेट ऑफ वेक्टर ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता है, तो हम ग्राम-स्किमिड ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसका ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए, और इसका कंसेप्ट प्रोजेक्शन ही है। प्रोजेक्शन की ही मदद से हम ये निकालते हैं। इसमें 3 स्टेप में करेंगे। मान लेते हैं एक ये वेक्टर है, ओके, ये गिवन है, ये गिवन वेक्टर है, और हमें उसका एक ऑर्थोगोनल वेक्टर सेट निकालना है v1 v2 v3। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप यही होगा कि v1 को हम u1 के इक्वल करेंगे, v2 जो होगा वो होगा u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 अपॉन v1, एंड v3 होगा u3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 अपॉन v2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 अपॉन v1। मतलब अगर मुझे v3 निकालना है तो u3 में से उसका प्रोजेक्शन अपॉन इस वेक्टर और प्रोजेक्शन अपॉन दिस वेक्टर दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे मेरा ऑर्थोगोनल वेक्टर v3 मिलेगा। v1 v2 v3 कुछ इस तरह मिलेंगे। इस पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, v1 ये है, v2 ये है, v3 ये है, और ये क्वेश्चन देखकर मुझे लगता है कि ये 4D क्यों है वेक्टर्स। कोई बात नहीं, w1 w2 w3 मान लेते हैं कि इसके ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होने वाले हैं। तो जो वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्थोगोनल भी होंगे। w1 इक्वल टू v1 हो जाएगा, w2 इक्वल टू v2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v2 अपॉन w1 होगा। तो अब निकालते हैं, w1 इक्वल टू आ जाएगा 1 1 1 1, w2 क्या आएगा, w2 क्या आएगा, v2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v2 अपॉन w1। तो पहले v2 है क्या, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस इसका प्रोजेक्शन अपॉन अपॉन w1। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं ना, 1 इंटू 1 मतलब v1 ही तो w1 है, 1.1 प्लस 1.1 प्लस 1.1 माइनस माइनस, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये पार्ट पूरा का पूरा डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब पूरा पार्ट ही ज़ीरो हो गया। रीज़न बीइंग दैट ज़ीरो से ही कुछ डिवाइड भी होगा एंड मल्टीप्लाई भी होगा, तो इसलिए तो इक्वल टू 1 1 माइनस 1 ही रह जाएगा। नाउ w3 इक्वल टू, w3 में हमें v3 माइनस प्रोजेक्शन निकालना हो, तो ये हमारा v3 है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन निकालने के लिए पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, v3 इंटू डॉट, एक सेकेंड, डॉट w2 है ना, डॉट w2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ w2 फिर से इंटू w2 हो जाएगा, और w2 इक्वल टू v2 ही है देखा जाए तो। देन
इसमें से फिर से माइनस होगा v3 डॉट w1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ w1 डॉट w1। ओके, ये हमें करना है टोटल। अब शुरू करते हैं। इक्वल टू 0 माइनस, पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, v3 डॉट w2 यानी v3 डॉट v2, 0 माइनस 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 4। ओके, इसकी वैल्यू -4 हो गई। इक्वल टू 0 माइनस 1 2 1 -4 अपॉन w1 का ये वाला कर रहा था ना, हाँ, w2 का मैग्नीट्यूड 1 1 1 1 4, नॉम इक्वल टू 4 √4 2 आएगा। ओके, 2 आएगा डॉट, फिर से w1 से ही इसको करना पड़ेगा, w2 से, सॉरी w2 से, डॉट 1 1 -1 -1, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू है ना, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी -2/4 1 1 1 1। ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। बाय द वे इसमें एक गलती हो रही है, यहाँ पे नॉर्म का स्क्वायर करना था, ये इक्वल टू 4 ही होगा। ओके, तो बेसिकली ये कट के हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 सिंपल, बस, और सारे माइनस में बिकॉज माइनस हो रहा है। तो अब इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, पहले तो यहीं पे लिख लेते हैं, 0 + 1 -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, देन ये -1 -1 0, एक सेकेंड, -1 + 1 -1/2 -1/2, देन आपका थर्ड वैल्यू 2 + 1 3 -1/2, तो ये भी -1/2। ओके, -1/2 ही होगा ना, एक सेकेंड 2 -1, तो गलतियाँ हो रही हैं इसमें, 2 - 1 1 -1/2 + 1/2 होगा, एंड देन थर्ड वैल्यू -1/2 1 -1 0 -1/2, ये हमारा v3 आ गया, तो v1 ये w1 ये आ गया, ये w3 आया है ना, w1 ये आ गया, w2 ये आ गया, एंड w3 ये आ गया। ओके, अब ये हमारा ऑर्थोगोनल सेट होगा, ठीक है, तो w1 = w2 = w3 = ये पहले तीनों लिख लेते हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स हो गए, एंड दीज आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये प्रोसेस ऑर्थोगोनलाइजेशन का था। अब इनको ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए हमें ऑर्थोनॉर्मल बनाना पड़ेगा, मतलब वेक्टर्स को डिवाइड बाई नॉर्म करना पड़ेगा, तो एक एक का नॉर्म निकालते जाएंगे। इसका नॉर्म होगा 2, इसका भी 2 होगा, इसका क्या होगा, इसका तो 1 ही होगा, तो ये अपने आप में ऑर्थोनॉर्मल ही है, ये पहले से ही ऑर्थोनॉर्मल है। ये वाला ऑर्थोनॉर्मल और ये वाला ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, इनको ऑर्थोनॉर्मल बनाएंगे बाय यूजिंग नॉर्म। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो होगा, अब हमें पढ़ना है, अब समझ में आएगा ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या है। सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स इज नोन एज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, नथिंग एल्स। तो w1 अपॉन नॉर्म ऑफ w1, w2 अपॉन नॉर्म ऑफ w2, w3 इज़ ऑलरेडी ऑर्थोनॉर्मल, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल चलो लिख लेते हैं, क्या जाता है, जब नॉर्म ही 1 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बन जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, ये वाला पार्ट बन जाएगा
1/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, एंड ये तो एज इट इज़ रहेगा 1/2 माइनस 1/2, 1/2 एंड माइनस 1/2 is an orthonormal basis। और ये तीनों ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं। बस इसी के साथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस और ऑर्थोगोनलाइजेशन करने के बाद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे निकालना है वो सब पता चल गया। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो प्रोजेक्शन और ग्राम्स के मिड पर ही आधारित है। और इसके पहले हम लोग एक सेकेंड, हाँ, ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम कर चुके थे, जो कि मैंने नोट्स में से डायरेक्ट दिखाया था। और इससे रिलेटेड, नॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे, गायब हो गए। अरे मतलब वही वाले कहाँ गए, पर वो ऑर्थोगोनलाइजेशन के पहले थे, ये वाले पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, पैरेललोग्राम लॉ, कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, ये सब था। तो ऑर्थोगोनलाइजेशन, ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स सब खत्म हो गया। इसके साथ यूनिट 2 पूरा समाप्त हुआ।